तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और आज हम समझने जा रहे हैं कि एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में कंसेप्चुअलाइजेशन रिस्क क्या होता है। कंसेप्चुअलाइजेशन रिस्क का मतलब क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। वैसे तो ये सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके मैंने इसकी एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब तक आप एक किसी प्रोजेक्ट में नहीं लेंगे तब तक आप क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मैंने लिया है और इसमें कंसेप्चुअलाइजेशन रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है? कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को करने से पहले जो आप पूरा एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में तैयार करते हैं कि मैं इस चीज को ऐसे, इस एक्टिविटी को ऐसे शुरू करूंगा और ऐसे ले आके इसको खत्म करूंगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा मतलब बिगिनिंग टू एंड, पूरा एंड टू एंड जो पूरा प्रोसेस है, एक्टिविटी का जो फ्लो चार्ट है और पूरी उसकी फ्रेमवर्क है, रूपरेखा जिसको बोलते हैं, रूपरेखा जिसको बोलते हैं, उसको कंसेप्चुअलाइजेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप समझेंगे कि एक प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो फ्रॉम विजन टू एग्जीक्यूशन, मतलब किसी प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करना कि इस प्रोजेक्ट को मैं ऐसे करना चाहता हूं, यहां से शुरू करूंगा और ऐसे ऐसे बीच में सारी एक्टिविटी करते हुए मैं इसको लास्ट में ऐसे खत्म करूंगा। तो फ्रॉम विजन टू एग्जीक्यूशन को ही कंसेप्चुअलाइजेशन कहा जाता है। और एक प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में जब आप किसी प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करते हैं और उसका पूरे एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन तक ले जाते हैं, तो वो पूरे एक्टिविटी को और पूरे कंटेक्स्ट फ्रेमवर्क को आप उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और जो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डीपीआर, यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो पूरी कंसेप्चुअलाइजेशन जो एंड टू एंड प्रोसेस है, उसको एक आप डॉक्यूमेंट के रूप में जब आप कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपने कई बार सुना होगा डीपीआर, किसी भी प्रोजेक्ट का डीपीआर बनता है और डीपीआर बनने के बाद वो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है और फिर उस पर काम शुरू होता है। तो अब ये देखते हैं कि कंसेप्चुअलाइजेशन तो हम समझ गए, अब कंसेप्चुअलाइजेशन रिस्क क्या होता है एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में। तो देखिए, कंसेप्चुअलाइजेशन अगर आपने ठीक से नहीं किया, मतलब आपने प्रोजेक्ट को सही से विजुअलाइज नहीं किया, उसके पूरे कंस्ट्रक्शन प्लान को, एग्जीक्यूशन प्लान को अच्छे से अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, अच्छे से विजुअलाइज नहीं किया, तो यानी कि आपने इनएक्यूरेट कंसेप्चुअलाइजेशन किया है। आपने कंसेप्चुअलाइजेशन करते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। और अगर इनकरेक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आप किसी भी प्रोजेक्ट का करते हैं, और खासकर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट या कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट, चूंकि ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इसमें बहुत सारी पूंजी लगती है और एक लंबा समय लगता है इस प्रोजेक्ट को जमीन पे उतारने में, और फिर उसका जनता कई सालों तक यूज करती है। तो बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत होती है। और अगर आपने इनकरेक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन कर दिया तो आगे बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। आपका हो सकता है आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आपने शुरू में ही गलती कर दी, प्रोजेक्ट को विजुअलाइज सही से नहीं किया, उसकी बारीकियां आप समझ नहीं पाए और प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। तो हो सकता है कॉस्ट ओवररन हो जाए, हो सकता है शेड्यूल ओवररन हो जाए। आपने प्लान किया था कि मैं 3 साल में इस प्रोजेक्ट को कर दूंगा, लेकिन चूंकि आपने अच्छे से प्लान नहीं किया तो हो सकता है वो 3 का 5 साल हो गया। टेक्निकल प्रॉब्लम आगे चल के, अगर आपने प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज को सही से स्टडी नहीं किया, मैं आगे आपको बताऊंगा कि टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है और कैसे उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं। अगर आपने टेक्निकल फिजिबिलिटी सही से नहीं की तो आगे चल के आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। कम्युनिटी अपोजिशन, अगर आपने सही से प्रोजेक्ट को विजुअलाइज नहीं किया, लेट से कि आपके प्रोजेक्ट पे बहुत सारे ट्रीज थे, पेड़ पौधे थे और उनकी प्रोजेक्ट में कटिंग करनी थी, लेकिन आपने सही जब कंसेप्चुअलाइजेशन कर रहे थे तो आपने उस फैक्टर को कंसिडर नहीं किया और आपने ये समझा कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर नहीं है, और आप प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिए। जब आपने काम शुरू किया तो अचानक से कोई एनजीओ या पब्लिक की भीड़ आ गई और वहां पे कम्युनिटी अपोजिशन हो गया कि नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट करने से तो इन्वायरमेंटल एंड सोशल हार्म है और ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए।
उसी तरीके से ऑपरेशनल अनवायबिलिटी, अब मान लीजिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 100 करोड़, टाइम था 3 साल, अब 100 करोड़ के बदले 500 करोड़ कॉस्ट हो गया, 3 साल के बदले 5 साल प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ गया, तो क्या होगा, ऑपरेशनल अनवायबिलिटी हो जाएगी। आपने प्लान किया था कि भाई मैं 100 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को कर दूंगा और 3 साल में डिलीवर कर दूंगा, 3 साल के बाद मुझे ऑपरेशन मेरा शुरू हो जाएगा और यहाँ से पैसे रेवेन्यू जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, तो आपने डेफिनेटली एक फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी कि इस पीरियड से मुझे रेवेन्यू आना शुरू होगा, और जब रेवेन्यू आना शुरू होगा तो इतने का रेवेन्यू आएगा, फिर मैं कॉस्ट इवेंट पे जाऊंगा, ब्रेक इवन पे जाऊंगा, और ब्रेक इवन के बाद मुझे प्रॉफिट होगा, तो फिर मैं इस प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे में अच्छे से चला पाऊंगा। लेकिन चूंकि ये कॉस्ट ओवररन हो गया, टाइम ओवररन हो गया, तो ऑपरेशनल वायबिलिटी तो रही नहीं प्रोजेक्ट की। आपने जिस जिस प्लानिंग, जिस फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज किया, वो तो फेल हो गया आपका। अब ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ। अब आपकी जब ऑपरेशन शुरू नहीं हुई तो इधर फिक्स कॉस्ट तो आपके रोज के रोज बढ़ रहे हैं, तो ऑपरेशनल अनवायबिलिटी के चांसेस रहते हैं। ये कुछ की कंसिक्वेंसेज हैं अगर आप इनकरेक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं, खासकर एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, जो कि काफी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता है। अब सवाल ये होता है, ये तो हम समझ गए कि कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है, और अगर आपने सही से कंसेप्चुअलाइज नहीं किया तो क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब इसको ठीक कैसे करें, हाउ टू मिटिगेट द कंसेप्चुअलाइजेशन रिस्क। तो देखिए, मिटिगेशन मेजर्स की अगर बात की जाए तो पूरे डीपीआर को यानी कंसेप्चुअलाइजेशन को आप कई टुकड़ों में बांट के उसको समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोजेक्ट विजुअलाइज करते हैं तो कोई ना कोई आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को करके मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। सरकार जब भी इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट लाती है तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव बनाती है कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो देखिए, मेट्रो रेल एक ट्रैफिक रिड्यूस करने का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है, क्योंकि रोड पर बहुत सारी ट्रैफिक होती है और मेट्रो रेल जो है एक ऐसे रूट से निकलती है जहां पे कोई ट्रैफिक को कम करती है। दूसरा होता है, जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, उनकी ट्रेवल टाइम को कम करती है। अगर आप अपनी गाड़ी से या बस से ट्रेवल करते हैं तो आपको 2 घंटे लगेंगे और मेट्रो आपको आधे घंटे में पहुंचा देगी। फ्यूल सेविंग, जो लोग अपनी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं वो हजारों हजार रुपए हर महीने अपनी कार के फ्यूल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो मेट्रो से अगर सफर करेंगे तो फ्यूल सेविंग होगी। उसके बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की एक सबसे जो की फैक्टर होता है वो होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब है कि मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी उस लास्ट आखिरी पॉइंट तक जानी चाहिए जहां की पब्लिक इसको यूज कर सके, मतलब वो शहर के बिल्कुल आखिरी कोने तक पहुंचनी चाहिए ताकि वहां के लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये जो जनता है जो बिल्कुल आपके शहर के एकदम आउटर में रह रही है वो तो इस बेनिफिट से बाहर हो जाएगी, और अगर बेनिफिट से बाहर हो जाएगी तो आपकी राइडरशिप यानी जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो कैसे बढ़ेंगे। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना होता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। आपने दिल्ली में देखा होगा कि मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी आज दिल्ली के हर कोने में है, और हर कोने में होने की वजह से ही वहां पे राइडरशिप, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में उतनी राइडरशिप किसी भी मेट्रो के पास नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन भी आता है, यानी कि एक ऐसी कनेक्टिविटी जहां से मेट्रो अगर ड्रॉप करती है पैसेंजर्स को तो वहां से लोग फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे बस यूज कर सकते हैं, यहाँ लोग अपनी गाड़ी से आके वहां गाड़ी पार्क करके और फिर मेट्रो को यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसके बाद आता है स्ट्रेस रिलीवर। आप ये सोचिए, जो लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल से सफर करते हैं या पब्लिक बस में सफर करते हैं उनको कितना एक्सर्शन होता है, उनको कितना स्ट्रेस होता है, फिर वो 8 घंटे जाके जॉब करते हैं, कई लोग तो 8 10 घंटे 12 घंटे की जॉब करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन मेट्रो में सफर जो लोग करते हैं वो अपने आप को बहुत हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय लेती है आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। उसके बाद आपको कोई एक्सर्शन नहीं होता, एसी की ठंडी हवा आपको मिलती है ना। तो स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब है
कि जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज करते हैं तो कंसेप्चुअलाइजेशन के से पहले आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। आपको ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नंबर टू आता है एक्यूरेट फिजिबिलिटी स्टडी। अगर फिजिबिलिटी स्टडी प्रोजेक्ट की आपने इनएक्यूरेट कर दी, अगर आपने सही से नहीं की, तो समझिए पूरा प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। अब फिजिबिलिटी स्टडी के 4 कंपोनेंट होते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे पहला आता है डिमांड एनालिसिस, और खासकर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के केस में डिमांड एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि देखिए, मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में बनी थी और उसमें ये कहा गया था कि किसी भी शहर की पॉपुलेशन अगर 20 लाख एंड एबव है तो वहां पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लाया जा सकता है। तो 20 लाख पॉपुलेशन होने का मतलब ये होता है कि वहां पे यानी कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपको मिल सकते हैं, वहां पे राइडरशिप अच्छी मिल सकती है। इसीलिए पॉलिसी लाई गई कि ऐसे शहर जहां पे 20 लाख एंड एबव पॉपुलेशन है वहां पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लाया जा सकता है। लेकिन पॉलिसी के बावजूद भी आपको खुद से डिमांड एनालिसिस करनी है कि देखिए, आज के डेट में मान लीजिए कोई शहर है जिस शहर में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं, तो एनालिसिस आप कर सकते हैं कि अगर हम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो इतने कितने राइडर्स हैं, कितने ऐसे यूजर्स हैं जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को छोड़ के मेट्रो रेल में सफर करना चाहेंगे। वो एक सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए कॉमन मोबिलिटी प्रोग्राम भी होता है, कॉमन मोबिलिटी स्टडी भी, जो शहर की जो शहरी विकास जो मंत्रालय होता है या नगर निगम होता है, वो जनरली कॉमन मोबिलिटी प्रोग्राम का सर्वे कराता है, उसकी स्टडी कराता है। वहां से भी आप कुछ रेफरेंस ले सकते हैं और इस तरीके से आपको एनालिसिस करके, जो ये एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है कि जब तक आप डिमांड एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितनी राइडरशिप आएगी और राइडरशिप से मुझे कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोजेक्ट वायबल भी बनाना है, फाइनेंशियल वायबल होना चाहिए, और फाइनेंशियल वायबल नहीं होगा तो आपको ऑपरेशनल डिफिकल्टी आएगी। ऑपरेशन के दौरान आपको पैसे कम पड़ेंगे, फिर आपको सरकार से मदद लेनी पड़ सकती है। तो डिमांड एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और डिमांड एनालिसिस शुड बी वेरी एक्यूरेट। उसके बाद आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी अच्छे से नहीं हुई। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? इसमें सबसे पहला आता है आपको जियोलॉजिकल स्टडी। जो जिस मिट्टी पे, जिस रास्ते पे आप ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जिस जगह पे बनाने जा रहे हैं, उसकी सॉइल कंडीशन, उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी कैसी है। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में इस अलाइनमेंट पे जहां जहां आपका जिस भी रास्ते से ये प्रोजेक्ट आपकी निकल रही है उस पे क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। मतलब हो सकता है आपके रास्ते में कोई दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई बिल्डिंग आ जाए, या एक पूरा का पूरा शहर ही आ रहा हो, या हो सकता है कोई दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई स्ट्रक्चर बनाया हो, नगर निगम ने बनाया हो, या कोई और लोकल अथॉरिटी ने वहां पे कोई ब्रिज बनाया हो, या रेलवे लाइन आ गई सामने, कोई पावर स्टेशन आ गया। तो ये सारी टेक्निकल फिजिबिलिटी और सॉइल कंडीशन, स्ट्रक्चरल कैपेसिटी, जियोलॉजिकल स्टडी, अर्थक्वेक की कितनी वहां पे इंटेंसिटी है, उसके बाद ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया, ये सारे ऑब्स्टेकल्स टेक्निकल में आते हैं। क्योंकि जब तक आप टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी अच्छे से नहीं करेंगे, आप उस प्रोजेक्ट की डिजाइन कैसे तैयार करेंगे? प्रोजेक्ट की डिजाइन स्पेसिफिकेशन जब आप तैयार करेंगे तो आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी आपके माइंड में होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, तभी आप पूरी प्रोजेक्ट की डिजाइन तैयार करेंगे। और तो ये तो हो गया टेक्निकल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या आता है? ये बेसिकली फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपका प्रोजेक्ट अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं है, वैसे तो ये प्रोजेक्ट कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और काफी टाइम लगता है इनको रेवेन्यू जनरेट होने में और ब्रेक इवन पहुंचने में,
लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल किस पॉइंट पे जाके होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा जो ब्रेक इवन होगा और वहां से मेरा प्रॉफिट जनरेट शुरू होगा। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, वो ब्रेक इवन पॉइंट कब आ रहा है, कितने साल में मैं रेवेन्यू कितना जनरेट करूंगा, ताकि चूंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फंडिंग मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या जाइका, इस टाइप के बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो फंडिंग करते हैं। तो उनके फंडिंग से पहले ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद है EIA एंड SIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। वैसे तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से एग्जेम्पशन मिला हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होता है। और ये दोनों ही स्टडी, भले ही सरकार ने EIA से एग्जेम्पशन दिया हो, लेकिन ये दोनों ही स्टडी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट पे बहुत ही ज्यादा कंसर्न रखती है और ये बहुत ही सेंसिटिव उसको मानती है। मतलब इस प्रोजेक्ट को करने में इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कितना इसमें पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है, कितना वाटर का यूज हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कितने लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से इफेक्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट एक शहर से होकर गुजर रही है और उसके रास्ते में बहुत सारे लोगों का अपना घर आ रहा है, तो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह रीसेटल करना पड़ेगा। तो ये सारे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसकी स्टडी इसलिए भी जरूरी होती है कि हमारे इंडिया में जो लैंड एक्विजिशन लॉ है, उस लैंड एक्विजिशन लॉ के अंदर भी अगर किसी भी तरीके से सोशल कोई इम्पैक्ट आता है किसी प्रोजेक्ट की वजह से, तो उनका स्टडी बहुत जरूरी है, तभी तो उनको कंपेंसेशन कितना मिलेगा ये डिसाइड होगा। तो ये स्टडी बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि ये फिजिबिलिटी, मतलब कि डिमांड एनालिसिस, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फिजिबिलिटी कह सकते हैं इसको, ये चारों फिजिबिलिटी स्टडी आपकी बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वही होगा जैसा मैंने पहले बताया कि हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए और आपका प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाए। उसके बाद आता है स्कोपिंग एंड स्केलिंग। स्कोपिंग एंड स्केलिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है नेटवर्क प्लानिंग। नेटवर्क प्लानिंग में ये होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये पूरी जो लाइन है मेट्रो की, ये कितनी लेंथ, कितने किलोमीटर की होगी, नंबर ऑफ स्टेशन इसमें कितने होंगे, और ये पूरा जो लाइन है ये एलिवेटेड होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, या अंडरग्राउंड होगा, टनल कितने बनेंगे, और एलिवेटेड होगा या टनल में जाएगा। तो ये नेटवर्क प्लानिंग का पार्ट हो गया, किलोमीटर, नंबर ऑफ स्टेशन, और एलिवेटेड होगा या अंडरग्राउंड होगा। उसके बाद आता है रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग, किस रूट से आपका मेट्रो जाना है, ये रूट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट प्लानिंग अगर आपने सही से नहीं किया तो इसका सीधा इम्पैक्ट डिमांड एनालिसिस पे आएगा। क्योंकि रूट प्लानिंग, अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे रूट से मेट्रो को निकाला जहां पे ट्रैफिक आज भी नहीं है और फ्यूचर में कोई राइडरशिप की संभावना नहीं है, लोग उसको यूज ही नहीं करना चाहेंगे, तो फिर तो आपका सारा प्रोजेक्ट ही अनवायबल हो गया। आपकी डिमांड जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें तो राइडरशिप बहुत ही कम आएगा, तो फिर आपकी प्रोजेक्ट वायबल रही कहाँ। उसके बाद आता है स्टेशन लोकेशन। स्टेशन लोकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि स्टेशन लोकेशन ऐसी जगह पे आपको देना है जहां से आपको राइडरशिप मिले। आपने मान लीजिए स्टेशन का लोकेशन ऐसी जगह कर दिया जहां पे ज्यादा पब्लिक का फुटफॉल्स नहीं है, जहां पे ज्यादा पब्लिक नहीं आती। मान लीजिए कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां पे कमर्शियल हब हो गया कोई, जहां पे एक सिटी सेंटर है जहां पे हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वहां पे आप स्टेशन दे सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कोई एजुकेशन हब है जहां पे बच्चे आते जाते हैं, तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वैसे यंगर जनरेशन बहुत ज्यादा यूज करती है, तो उस जगह पे आपको स्टेशन रखना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको माइंड में रखने हैं व्हाइल डिसाइडिंग कि हमारा रूट क्या होगा और स्टेशन का लोकेशन क्या होगा। स्टेशन का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ स्टेशन कितने आएंगे।
अब आ जाते हैं, तो ये पहला कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी एक्यूरेट होनी चाहिए, और स्कोपिंग एंड स्केलिंग भी एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाएगा। अब आते हैं, एक चौथा फैक्टर आता है स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसेप्चुअलाइजेशन में। क्योंकि देखिए, स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग हैं जो प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं से उनकी इन्वॉल्वमेंट है या उससे अफेक्ट होने वाले हैं। मान लीजिए आपका मेट्रो रेल लाइन किसी एक रास्ते से जा रहा है, उसमें हो सकता है पीडब्ल्यूसी सॉरी नॉट पीडब्ल्यूसी, आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, आपका सॉरी पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो। तो कहने का मतलब है कि वो सारे के सारे लोग, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से या तो इफेक्टेड हैं या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। किसी प्राइवेट पर्सन की कोई प्रॉपर्टी आ रही हो, कोई टेम्पल हो, कोई मस्जिद हो, कोई चर्च हो, तो क्या आपको उनसे बात नहीं करनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए? तो ये सारे के सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर्स की पूरी लिस्ट आपको शुरू में ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उनका एंगेजमेंट किस किस स्टेज में होना है और किस टाइप की एंगेजमेंट होनी है, उनसे क्या डायलॉग हमें रखना है, किस स्टेज पे हमें एडवांस डायलॉग करनी है, ये सारा का सारा स्टेक होल्डर्स पहले आइडेंटिफाई करना होगा, और स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट प्लान आपको बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप प्रोजेक्ट पे काम करने जाएंगे तो अचानक से ये लोग आके आपके काम में अड़ंगा डाल देंगे और आपका प्रोजेक्ट जो है स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आता है लीगल रिक्वायरमेंट। अब प्रोजेक्ट में क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे, किन किन डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, ये सारा का सारा लीगल रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है आपको शुरू में ही कर लेना चाहिए। नहीं तो आगे चल के आपको प्रोजेक्ट करने निकलेंगे और पता चले कि कोई अथॉरिटी आके आपके काम में अड़ंगा डाल दी। उसके बाद आता है कंसेप्चुअल डिजाइन रिपोर्ट। देखिए, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी मैंने यहाँ बताया था, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी डिजाइन रिपोर्ट अच्छी होगी। अगर आपने वहाँ टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी अच्छे से नहीं की तो यहाँ आपका डिजाइन भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कंसेप्चुअल डिजाइन मतलब पूरे प्रोजेक्ट का एक जो कंसेप्चुअल डिजाइन है कि ये किधर से निकलेगी, कितने किलोमीटर की होगी, किस टाइप की दिखेगी, ये सारे की सारी कंसेप्चुअल डिजाइन आपको एक बनानी पड़ेगी। और इसको आपने अगर सही से बना लिया, चूंकि यही कंसेप्चुअल डिजाइन आगे चल के जब आप नए नए कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज करेंगे तो ये कंसेप्चुअल डिजाइन आप उनको देंगे, और इसी कंसेप्चुअल डिजाइन के बेस पे वो फर्दर उस डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्ट साइट, और फिर आपको आगे चल के कंस्ट्रक्शन के लिए ड्राइंग्स बनती है। लास्ट में आता है एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन प्लान। एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी कंसेप्चुअलाइजेशन का एक पार्ट है, और ये ऐसे है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा शुरू में। मान लीजिए आपके शहर में एक मेट्रो रेल आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और ये 4 फेज में बनना है, इसकी 4 लाइन है, तो आपको ये प्लान में डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फेज पे मैं किस टाइम पे काम करूंगा, कौन सा फेज पहले किया जाएगा, कौन सा फेज बाद में किया जाएगा। तो ये एग्जीक्यूशन प्लान भी आपके पास रेडी होना चाहिए, एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ द डीपीआर। तो कहने का मतलब है कि कंसेप्चुअलाइजेशन अगर जो भी आदमी डीपीआर बना रहा है या प्रोजेक्ट को विजुअलाइज कर रहा है, अगर वो विजनरी नहीं है तो आगे चल के प्रोजेक्ट में दिक्कतें आएंगी, एंड दैट इज कॉल्ड द कंसेप्चुअलाइजेशन इज। और अगर वो आदमी विजनरी है और उसने प्रोजेक्ट को अच्छे से विजुअलाइज करके पूरी डीपीआर बनाई है, तो आई एम डैम श्योर कि प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन अगर आपने 3 साल रखा है तो 3 साल में वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्चुअलाइजेशन रिस्क का टॉपिक है, और आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा।